देखो एग्जाम्पल नंबर 17 की अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 17, तो एग्जाम्पल नंबर 17 में एक डायग्राम दे रखा है, प्यारा सा डायग्राम है। आप ये देखो एक ट्राइंगल शेप का हमें डायग्राम दे रखा है। बोल रखा है कि ये जो एंगल है वो 60 है। कितना है प्यारे बच्चों? 60 है। बोल रहा है कि ये एंगल जो है वो कितना है? 30 है। बोल रहा है कि एक मास यहाँ पर है, फिर एक मास यहाँ पर है, और यहाँ लगी हुई है पुली, और फिर एक मास यहाँ पर है। इस प्रकार से टोटल कितने मास हो गए बेटा? 3 मास हो गए। नाम दे दिया इसका ए, बी और सी। इस प्रकार से नाम दे रखा है। बोल रखा है ये कहाँ बोल रखा है? ये देखो, ये बोल रहा है ए बी सी आर 1 kg 3 kg 2 kg। ए बी सी 1 3 और 2, ये इनका क्या दे रखा है? मास दे रखा है प्यारे बच्चों ना। 1 kg 3 kg और 2 kg क्या दे रखा है? इनका मास दे रखा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखो, मास दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। एक तो ये बोल रहा है कि इस सिस्टम का जो है ना वो आप हमें साहब एक्सेलेरेशन बता दीजिए। क्या बता दीजिए बेटा? एक्सेलेरेशन। दूसरा ये बोल रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और आप स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन भी हमें बता दीजिएगा ना। और ये बोल रहा है कि अब सिंपल सी बात है, बोलने की भी वैसे आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है कि रेस्ट में है या मोशन में। बेटा अगर ये रेस्ट में होता तो कन्फर्म ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब नहीं दिया तो इसका मतलब किस में मानेंगे? मोशन में। और मोशन किधर होगा? यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ क्या है? 1 है, तो 4 kg इधर है, 2 kg इधर है, तो मोशन किधर होगा? इधर। यानी कि ये ऐसे आएगा और ए एक्सीलरेशन से आएगा। बताओ कैसे आएगा? नीचे आएगा, ए एक्सीलरेशन से आएगा। अब मेन बात है ए एक्सीलरेशन कैसे निकालें? उसके 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इसको हम मेन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार तो है ना ट्रिक से बता देता हूँ, एक बार किससे बता देता हूँ? मेन मेथड से बता देता हूँ। तो मैंने आपको एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था, नेट पुलिंग फोर्स। आप याद करो ना यार, अरे बताया था ना यार, पुलिंग फोर्स और डिवाइडेड बाय नेट क्या बताया था? मास। बताओ क्लियर है कि नहीं है बेटा? अगर मैं बात करूँ नेट मास की, तो देखो ए बी सी यानी कि 1 3 और ये 2, क्या गलत लिख दिया गया यार मैंने? देखो डायग्राम देखने में कठिन लग रहा है कि यार कैसे सोल्व होगा, लेकिन बड़े आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। नेट मास जो है वो 1 3 और कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। बोलो ना यार बेटा। अब नेट पुलिंग फोर्स, अब बताओ इन दोनों, ये 2 है, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। हमें बताएं, इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो, और इसको क्या मान लो? M3। बोलो ना यार। हमें पता है इंक्लाइंड प्लेन पे जो इधर फोर्स लगता है वो mg sin थीटा लगता है। बोला क्या लगता है? mg sin थीटा। तो इसका क्या लग जाएगा? m1g sin थीटा 1। बताओ क्या गलत बोल दिया गया यार? यहाँ इसी प्रकार से इसका क्या लग जाएगा? बोलो m2g sin, ये 60 डिग्री कर लो ना डायरेक्ट, ये 60 डिग्री। बोलो यार समझ में आया है कि नहीं है? क्या ये दोनों फोर्स आप लोगों के भली बाती प्रकार से समझ में आ गई क्या बेटा? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है डायरेक्ट इंक्लाइन प्लेन में। अब तो डायरेक्ट हमने वही कर लिया फिक्स कि इंक्लाइन प्लेन में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, डाउनवर्ड फॉर्मूला होता है, यानी कि अलोंग टू इंक्लाइंड फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है? mg sin थीटा। वहाँ m किसका लेना है? मास लेना है ऑब्जेक्ट का, और थीटा क्या लेना है? एंगल। तो बताओ इसकी वजह से क्या हो गया? m1g sin 60 और m2g sin 60। प्यारे बच्चों आपको पता है, मैं एक बार बताऊं, मैंने आपको समझा भी रखा है और आप बढ़िया तरीके से इसको समझे भी सही। ये एंगल हमारे को दे रखा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। और ये कितना दे रखा है बेटा? 30 डिग्री। बोलो ना यार। यहाँ पर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इसका मास क्या है बेटा? m1 है। तो इसका बताओ ग्रेविटी कहाँ लगेगी? स्ट्रेट डाउनवर्ड। अरे ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं तब। अब आपको पता है इसका n कहाँ लगेगा बेटा? n ऐसे लगेगा। बताओ केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं अभी, n और mg। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स लग रहे हैं क्या? क्योंकि n का एक रूल है। n कैसे लगता है बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और किधर जाता है? टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट किधर है? ऊपर की साइड में। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा जो देखो हम यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं क्योंकि मोशन ऐसे हो रहा है, तो हमारे लिए एक लाइन तो ऐसे हो गई, और इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई। तो हमें फोर्स या तो इस लाइन में चाहिए या इस लाइन में चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंक्लाइन के बार बार हमने कर लिए। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर कभी भी किधर भी कंपोनेंट कर देते हैं, पता कैसे लगेगा? वैसे वो बार बार वही एक ही आती है आंसर, प्रैक्टिस। अब इंक्लाइंड की इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हमें तो वैसे तो कंपोनेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना, डायरेक्ट हमें तो याद ही हो गया अब तो क्या लिखना होता है। फिर भी बाय द वे मैंने बोला था फिर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। बोलो करते ही नहीं करते हैं। फिर मैं बोलता ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 90 माइनस 60। अरे बोलो ना, कुछ भी 90 होगा, ये तो 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60, और वापस ये क्या हो जाएगा? 60। अरे यार मैंने सॉल्व करने सिखा रखा है ये आपको। अब इसका कंपोनेंट करो तो इधर क्या आ जाएगा? ये m1g cos 60। अरे जिसके साथ एंगल बनता है वहाँ क्या लिखते हैं? 60। अरे बोलो ना यार, एंगल लिखते हैं ना, cos लिखते हैं। अब इसके परपेंडिकुलर इधर क्या आ जाएगा? बोलो
इधर आ जाएगा m1g साइन 60। बताओ ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं यार। अब आपको पता है ये वाला तो किससे बैलेंस हो जाएगा, कोस वाला तो n से, और साइन वाला किसको हेल्प करेगा, मोशन को। बताओ किसको हेल्प करेगा, मोशन को। यही तो बात इधर लिखी है मैंने। डायरेक्ट इसका फोर्स कितना लिख दिया मैंने, m1g साइन 60, और इसका कितना लिख दिया मैंने, m2g साइन 60। अब एक आपको पता है इसका भी n1 लगेगा, इसका भी क्या लगेगा, n2, और इसका जो n1 होगा, देखो n1 कर लो, इसको क्या कर लो बेटा, n1, तो इसका n1 किसके इक्वल हो जाएगा, m1g cos 60। बताओ क्या हो जाएगा, m1g cos 60। अगर हमारे कहीं किसी भी प्रकार से ये उपयोग में आएगा तो हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। ये चीज़ भी आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों, अगर एक और मास हमारे पास में यहाँ अटैच कर दे, है ना, एक और मास अटैच कर दे और उसकी वैल्यू हमारे पास के कितनी दे दी, m2, तो हमें बताया इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, m2g cos 60, और इधर हमें बताया क्या आएगा, m2g sin 60, और इधर क्या आ जाएगा, n2। n1 n2 इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ज़्यादा है। एक ही ऑब्जेक्ट होता तो ओनली हम क्या लगाते हैं, n लगाते हैं। ओनली हम क्या लगाते हैं, n लगाते हैं। बताओ बात तो यही है ना बेटा। अब आप यहाँ से देख लो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और ये किसको हेल्प करेगा, मोशन को हेल्प करेगा। प्यारे बच्चों, वापस हमारी इस पे आ जाओ। नेट पुलिंग फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो नेट पुलिंग फोर्स निकालने का मतलब है, अब ये दोनों फोर्स तो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इधर लाने के लिए। और एक बात बताओ, अब इसमें भी तो लगेगा, अरे इसमें भी तो लगेगा, तो इसमें कंपोनेंट कैसे आएगा, ऐसे। बताओ क्या हो जाएगा, m3g साइन 30। अब यहाँ गलती मत कर देना क्योंकि यहाँ एंगल कितना है, 30, तो इधर क्या आएगा, m3g साइन 30। अरे यार कितने अच्छे तरीके से समझा रखा है इन चीज़ों को, बड़ा आसान है। अब बताओ बेटा, 1 2 और 3 हो गया, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, इधर खींच रहा है, ये रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इन दोनों में से क्या माइनस हो जाएगा, ये। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना गया, m1g साइन 60, बोलो ना यार, प्लस m2g साइन 60 और माइनस m3g साइन 30। बताओ एक ही लाइन में आंसर आ रहा है ना यार, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, बस अब सॉल्व करना है बस। तो प्यारे बच्चों, a विल बी इक्वल टू m1 देखो ना कितना है बेटा, 1। क्या g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रखा है क्या बेटा? अगर किसी क्वेश्चन में जी की वैल्यू अगर 10 लेने के लिए नहीं बोले तो आपको नहीं लेना है, लेकिन इसमें बोल रखा है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चनों में जी की वैल्यू कितनी बोलेगा, 10। बोलो ना यार, क्या गलत बोल दिया क्या? अब बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 कितना है 3, और ये 10, और ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 1/2। बताओ बात समझा गई क्या बेटा? अगर आप बात करो तो 2 क्या आ गया इसके अंदर, एलसीएम आ गया सीधे तौर पे। बताओ 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया सीधे तौर पे। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, 30√3। अरे बोलो ना यार, 10√3, तो 30 से 10 कितने हो गए, 40√3। गलत बोल दिया क्या यार मैंने? और इधर कितना हो जाएगा, 20। बताओ बात समझ में आएगी नहीं? तो बताओ बेटा a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 चाहो तो अब यहाँ से सोल्व करो, √3 की वैल्यू रख दो 1.73, तो ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1.73 माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके 2 से डिवाइड करके एक्सीलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप जो है वो निकाल सकते हो। हाँ बेटा, क्या आएगा? अच्छा, अभी तक तो अपन ने ऊपर नीचे वाली स्टेप तो लिखी नहीं ना, तो नीचे भी क्या है बेटा, नीचे भी तो कितना है, 6 है ना, 3 2 5 1 6। अरे यार अपन ने तो ऊपर वाली लिखी थी, नीचे वाली तो भूल ही गई ना अपन, तो ये 6 भी तो नीचे है। तो बस अब ठीक है, एक कट पिट के आपके पास आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन वाला मामला है, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे तो डरावना लगता है लेकिन ये कितने आसान तरीके से हो गया। लेकिन अभी एक्सेलेरेशन हुआ है भाई साहब, अभी क्या बाकी है, टेंशन बाकी है। अब टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन के लिए हमें मोशन ऑफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना। वो कैसे बनाएंगे? देखो, एक इक्वेशन से काम हो जाएगा? नहीं होगा, एक इक्वेशन से काम नहीं होगा, 2 बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेंशन डबल है। टेंशन क्या है? डबल है। कोई बात नहीं है, अभी बना देते हैं, आप तो होशियार हो तो आप बना लोगे। देखो कैसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये पुली हो गई, ये एक स्ट्रिंग, और ये इस तरीके से, है ना बेटा। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ, इस स्ट्रिंग में मान लो टेंशन है T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2। बोल दो ना यार, एक में क्या मान ली मैंने T1 और एक में क्या मान ली बेटा T2। अब प्यारे बच्चों, इसका मास कितना था m1, इसका मास कितना था m2, इसका मास कितना था m3। अब बताओ इसके इधर फोर्स कितना लगा था, m1g साइन 60। बताओ ना यार, देखो कितना हो गया ना, यूज टू में आ गई ना चीज़ें। अब बताओ बेटा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट के लिए, हम टेंशन की डायरेक्शन शो करेंगे, तो बताओ क्या T1 ऐसा आएगा क्या? बोल दो, क्या गलत बोला क्या यार मैंने? अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए बात करूँ तो क्या T1 ऐसा आएगा क्या? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ इस स्ट्रिंग में बात करूँ तो T2 ऐसा आएगा क्या? सर T2 क्यों लिखा है बेटा? ये स्ट्रिंग क्या है, दूसरी है, तो मुझे T2 लिखना मेरी मजबूरी है। अब सुनो,
अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं केवल m1 का, और क्यों बनाऊं यार, आपको पता है ये नीचे आ रहा है, बताओ किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ नीचे आ रहा है तो ज़्यादा फोर्स कौन सा है, ये, केवल m1 पर विचार करो। तो m1 में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो m1g sin 60 और एक क्या लग रहा है t1। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने बेटा? अब इन दोनों फोर्स में से ज़्यादा कौन है, m1g sin 60 ज़्यादा है, तो उसमें से क्या कम हो जाएगा, t1 कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, m1g sin 60 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस t1 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, m1a हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आ गई क्या? अब बताओ यहाँ पर हमें m1 की वैल्यू पता है, m1 की वैल्यू कितनी है, बोलो ना बेटा, 1 kg है, ये 1 हो गई, ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये √3/2 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, t1, और m1 कितना हो गया था हमारा 1, और a देखो a इधर से निकाला था, कितना आया था इधर से, a अपना इधर से कितना आया था, अरे कोई बात नहीं ना, अभी सोल्व करनी थोड़ी बैठेंगे हम। इधर से जो a आया था ना, कितना आया था, 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। तो बताओ यहाँ क्या रख देंगे हम, 4.1। अब बताओ क्या पूरी से t1 निकल जाएगा क्या यार? अरे सोल्व हो गया ना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, t1 कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ यस और नो, चलो ये t1 डन हो गया। अब बताओ क्या निकालना है, t2 निकालना है। t2 निकालने के दो तरीके हैं, या तो t2 आप इससे निकाल लो, चाहो तो t2 यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, ये t2 हो गया, बोल दो ना यार। और इधर क्या हो जाएगा बोलो, ये m3g sin 30 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना दे रखा है, 30। अब आप चाहो ना, आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, आप चाहो तो। सर कैसे? बड़ा आसान है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अरे बोलो ना यार, इससे निकालो या इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। ऊपर जा रहा है तो t2 क्या है, ज़्यादा है, t2 माइनस क्या हो जाएगा, m3g sin कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3a, m3a। बोलो ना यार बेटा। अब बस वैल्यू पुट करो, t2 की वैल्यू तो पता ही नहीं ना, निकालनी है। m3 की वैल्यू कितनी थी 2, g की वैल्यू कितनी है 10, और साइन इसकी कितनी हो जाएगी हाफ, और ये m3 की कितनी हो जाएगी 2, और ये कितना हो जाएगा 4.1। अब बताओ t2 निकल गया नहीं निकल गया? बताओ बेटा, t1 और t2 निकालना कितना आसान है। ये समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लगा है, बाकी आप आराम से इसको 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो, t1 भी निकाल सकते हो, t2 भी निकाल सकते हो। सावधानी, आप ऑप्शन देखना, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने एक्सेलेरेशन निकाला, आपको दूसरी चीज़ निकालने की जरूरत ही नहीं है, चारों ऑप्शन में एक ही जगह जो आपका एक्सेलेरेशन आया ना वो मिलेगा, तो आप क्यों आगे बेकार कर रहे हो, वहीं टिक करके आगे बढ़ो। आगे मेरी बात समझे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो आपने t1 निकाला, तो t1 चेक कर लो भाई, a चेक कर लो, t1 चेक कर लो, t2 निकालो ही मत, उससे काम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बचाने का मेथड होता है, थोड़ा दिमाग आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चलो कॉपी करो फटाफट फास्ट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये है ना हमारे को ना 3 डायग्राम दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है बेटा, 3 डायग्राम। ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 18। 3 डायग्राम के अंदर ये दे रखा है कि हमारे पास में ना ये एक पुली है, ठीक है, और ये इस पे मास कितना है बेटा, m है, और यहाँ पर जो है ना मास नहीं है, यहाँ पे बाहर से फोर्स लगा रखा है। कितना फोर्स लगा रखा है, F1 इक्वल टू 2mg। बताओ कितना फोर्स लगा रखा है, F1 इक्वल टू 2mg, मतलब इस फोर्सेस को नीचे की ओर खींचा जा रहा है। ये तो डायग्राम नंबर क्या हो गया ए। एक को डायग्राम दे रखा है, बोल रहा है ये पुली है और ये इस प्रकार से यहाँ पे मास अटैच है, और इसका मास कितना है m है, और यहाँ पे जो मास है ना वो कितना है 2m है। यहाँ पे मास कितना है 2m है। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा। ये इसका डायग्राम नंबर क्या है बेटा बी है। अगर हम बात करें और तो देखो ये पुली है, ये इस प्रकार से ये स्ट्रिंग हो गई, और यहाँ पे जो मास है वो कितना है बेटा m है, और यहाँ भी जो मास है ना वो कितना है m है, ठीक है। और नीचे जो फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू वो क्या लग रहा है बेटा mg लग रहा है। बताओ क्या लग रहा है mg लग रहा है। बोल रहा है तीनों केस में है ना आप एक्सीलरेशन निकाल के बताओ। तो बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया, नेट पुलिंग फोर्स। बताओ ना यार, नेट पुलिंग फोर्स यही तो बताया था, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नेट मास। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने। अब आप यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कितना आसान है। पहला ए के लिए बात कर रहा हूँ, ए डायग्राम के लिए। तो बताओ नेट पुलिंग फोर्स क्या है 2mg, और इसका क्या लगेगा यहाँ पे mg। लेकिन एक बात बताओ, ये खींच रहा है तो ये क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स इसके लिए क्या हो जाएगा 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नेट मास। नेट मास ओनली m ही है यहाँ पर, तो m। तो ये बताओ ये एक्सेलरेशन ए का समझ में आया कि नहीं आया, आराम से निकल गया। अगर हम बी की बात करें ना बेटा, डायग्राम बी की, तो अब एक बार बताओ आप कुछ सोचो, ये 2mg है,
तो नीचे क्या लगेगा बेटा 2mg, बोलो ना यार, बताओ ना यार। इधर भी क्या लगेगा mg। सर टेंशन, अरे टेंशन को इसलिए नहीं देख रहे, हाँ टेंशन को तब देखेंगे इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। तो क्या इक्वेशन बना के सोल्व, लेकिन हम इक्वेशन बना के सोल्व ही नहीं कर रहे, हम तो क्या कर रहे हैं नेट पुलिंग फोर्स। अब बताओ ये नीचे खींच रहा है ये 2mg और ये कहाँ जा रहा है ऊपर, लेकिन ये विरोध कर रहा है, तो पुलिंग फोर्स क्या हो गया 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई मास कितना हो गया 2m और एक ये 3m, ये बोल दो यार कितना आसान सी चीज़ें ना। सी देखो, अब देखो यहाँ पर सी में ट्विस्ट है, ये बाहर से फोर्स भी लगा रखा है, बाहर से मतलब पकड़ के खींच भी रहा है और इसका खुद का वजन भी तो लगेगा mg। तो बताओ नीचे क्या लग रहा है 2mg, बताओ ना यार, और माइनस क्या आ जाएगा mg, क्योंकि इसका क्या लगेगा mg और नीचे क्या हो जाएगा mm और ये 2m, ये एक्सीलेशन। अब देखो ना यार कैसा क्वेश्चन है, कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको विचलित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर बताओ, अरे यार समझ में आ गया, दोबारा समझाओ इसको। एग्जाम्पल नंबर 19 की बात कर लो, किसकी बात कर लो बेटा 19 की। 19 में ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये एक पुली है ठीक है ना, और ये इधर जो है ना इधर बनाना लटके हुए हैं, बनाना बांध दिए यहाँ पे ना, ये बनाना है बहुत सारे यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत सारे बनाना है। कितने केजी बनाना है मैं बताऊँ आपको, ये कितने केजी है भाई बता दें हमारे को, ये 16 केजी है। कितने केजी बनाना है 16 केजी बनाना की पोटली बांध दी गई यहाँ पे, ठीक है। ये एक बोल रहा है एक मंकी है, मंकी तो क्या है, ये मंकी का बच्चा ही होगा, 12 किलो का दे रखा है ना, तो मंकी का बच्चा है जो इधर है ना, इधर चढ़ रहा है ना, मंकी का बच्चा है जो क्या कर रहा है बेटा, इधर चढ़ रहा है ना मंकी का बच्चा, ये देखो ये ऐसे चढ़ रहा है ना, ये ऐसे चढ़ रहा है, मंकी का बच्चा है जो चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, जाने दो कोई दिक्कत वाली बात। अब समझो मेरी बात को ध्यान से, ये मंकी जो है ना ये कितने केजी का है बेटा, मात्र 12 केजी का है। बोलो कितने केजी का है, 12 केजी का है। ये बोल रहा है कि इसका सिस्टम का एक्सीलेशन और टेंशन बताओ, सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, मैं आपको बताऊँ एक्सीलेशन और टेंशन बताओ, सिंपल सी बात है, इसका mg नीचे लग जाएगा, बोल दो ना यार, m कितना है 16, बताओ ना यार, और g कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 160, और इधर क्या हो जाएगी टेंशन, और इस मंकी का, ये मंकी दौड़ रहा है ऊपर, दौड़ने तो इसका, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 120, अरे बोलो ना यार, और इधर क्या हो जाएगी टेंशन। अब बताओ अगर सिस्टम नीचे आएगा, क्योंकि वजन तो इधर रहता है, मंकी तो लटके जाएगा पूरा, तो भी कुछ ही नहीं होगा, 12 किलो का ये बेचारा बच्चा रहेगा। अब इधर सुनो मेरी बात को ध्यान से, तो क्या होगा बताओ, ये नीचे आ रहा है तो नेट पुलिंग फोर्स से निकाल लेंगे एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन तो क्या हो जाएगा बताओ, नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया 160 माइनस 120 और डिवाइडेड बाय नेट मास कितना हो गया 16 और 12 28, बोलो ना यार। तो ये तो आ गया एक्सीलेशन आपका, क्या आ गया सीधा सीधा है क्या ना, एक्सीलेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाई 28, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 14, ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7, यानी कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, बताओ बेटा 1.4 के आसपास, बोल दो ना यार। तो 1.4 के आसपास ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या गलत बोल दिया क्या इसके अंदर, क्या आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, यार समझ में आ रही है क्या मेरी बात, प्रॉपर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली। अगर प्यारे बच्चों और आगे हम बात करें, अगर टेंशन निकालनी हो तो एक ही इक्वेशन बना लो ना, दो की जरूरत ही नहीं है, चाहे से इसकी बना लो चाहे से इसकी बना लो। चलो इसकी बना लेते हैं मंकी भाई साहब की। तो मंकी कहाँ जा रहा है, वो सॉरी टेंशन कहाँ लग रही है ऊपर, सिस्टम कहाँ जा रहा है ऊपर, टी ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, बोलो कि सर टी ज़्यादा है, तो टी में से क्या माइनस होगा बताओ 120, बोलो ना यार। और मास कितना है मंकी का 12, और जी की वैल्यू क्या 10 लेने के लिए बोल रखा है क्या हमारे को, अभी भी तो 10 ही लिए, इधर ले लो 10। हाँ किसने बोला जी, किसने बोला, ये 12 और ये ए है ना। अरे लो रे यार तुम होशियार हो गए, मैंने ये लग रहा है 1.4 है ना। चलो ये सारी चीज़ें लिख दी, तो बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 16.8 और प्लस 120, अरे बोलो ना यार। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 136.8 न्यूटन, क्या सही बोल दिया क्या मैंने यार। ये आपका क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो। अब मैं ना देखो, वैसे तो फ्रिक्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं क्या है अब इसी में इनबिल्ड कर देता हूँ लास्ट में फाइनल में जाके। अब हमें केवल और केवल अगले 20 मिनट में फ्रिक्शन पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब सारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर अगले 20 मिनट में।
कल कंफर्म है, कल एक तो PYQ लगा के आना, PYQ अपन सोल्व कर लेंगे कल, और परसों के दिन वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, हाँ जो भी। सुनो बेटा ध्यान से, देखो फ्रिक्शन में इतना सा ध्यान रखना। पहली बात तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फ्रिक्शन क्या होता है ये सब जानते हैं अपन, फ्रिक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, वो मोशन का क्या करता है बेटा, अपोज करता है, यानी कि सरफेस या ऑब्जेक्ट के बीच में जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है ना। फ्रिक्शन है ना 3 प्रकार का होता है। कभी ये पूछ लेते हैं क्या जो फ्रिक्शन है ना वो रेस्ट और मोशन दोनों में लगता है क्या, तो हम बोलेंगे कि यस, फ्रिक्शन जो है वो रेस्ट में भी लगता है और मोशन में भी लगता है। बताओ फ्रिक्शन किस किस में लगता है बेटा, रेस्ट में भी लगता है और मोशन में भी लगता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। फ्रिक्शन की जो टाइप है ना, तो वो कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखना। सीधी सीधी बातें मैं नॉर्मली बात कर लूँ क्योंकि ये थियोरेटिकल है, इसको लिख भी लेना आप। ठीक है ना। फ्रिक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप्स का, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला क्या होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बताओ क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बताओ क्या होता है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बताओ कितने फ्रिक्शन बताए मैंने, 3। कौन कौन से बेटा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में लगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर मोशन में फ्रिक्शन तो उसको क्या बोलते हैं अपन, काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ क्या बोलते हैं, काइनेटिक। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक काम करो फटाफट इसको फास्ट लिख लो, एक बार लिख लो फटाफट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला लिख लो, पहला लिख लो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा लिख लो काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लो दूसरा। दूसरा लिख लो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा लिख लो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा लिख लो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिखा, स्टैटिक। पहला टॉपिक डालो नीचे, स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला नीचे टॉपिक डालो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अंदर लिखो इट फ्रिक्शन रोल प्ले इन रेस्ट स्टेट, इट फ्रिक्शन रोल प्ले इन, इट फ्रिक्शन रोल प्ले इन, इट फ्रिक्शन रोल प्ले इन रेस्ट स्टेट, रेस्ट स्टेट। ठीक है। एरो लगाए लिख लो, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। नीचे लिख लो इट्स वैल्यू इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप से लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है। दो इट इज रिप्रेजेंट, नीचे लिख लो इट इज रिप्रेजेंट एफएस, इट इज रिप्रेजेंट एफएस, इट इज रिप्रेजेंट एफएस। ठीक है। एक और चीज लिख लो कि जो एफएस है ना वो लेस देन होता है म्यू एस एन से। एफएस जो है वो लेस देन होता है किससे, म्यू एस एन से। एफएस है जो लेस देन होता है किससे, म्यू एस एन से। नीचे लिख लो एफएस क्या है, ये सब समझा दूंगा मैं अभी, एक बार लिख लो एफएस क्या है। नीचे लिख लो एफएस जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। एक बार लिख लो बेटा एफएस, म्यू एस और एन। एफएस लिख लो, एफएस लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। म्यू एस लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, म्यू एस लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट।
एन को लिख लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब लिख लो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, टॉपिक डालो लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा टॉपिक डालो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दूसरा टॉपिक डालो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके अंदर लिख लो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, 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 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। It is denoted by Fs max. It is denoted by Fs max. It is denoted by Fx max. In this condition, body just move position. Body just move position. एरो लगा लिख लेना, body just move position. इन दिस कंडीशन एरो लगा के लिख लो बॉडी जस्ट मूव पोजीशन, बॉडी जस्ट मूव पोजीशन। नीचे एरो लगा लिख लो बेटा Fs मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस एन, Fs मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस एन, Fs मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस एन, Fs मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस एन, Fs max will be equal to mu s n। लिख लिया बेटा, यहाँ लिख लो, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सब पता है आपको, ठीक है ना। फिर लिख लो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। एक मिनट, चलो इसकी डायरेक्शन वही है अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। नीचे लिख लो इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। फिर नीचे लिख लो काइनेटिक फ्रिक्शन, नया टॉपिक काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसके अंदर लिख लो फ्रिक्शन इन स्टेट ऑफ मोशन, 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 ठीक है। नीचे लिख लो इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन। नीचे फॉर्मूला लिख लो बेटा एफ के इक्वल टू म्यू के एन, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, एफ के इक्वल टू म्यू के एन, एफ के इक्वल टू क्या हो गया म्यू के एन। म्यू के लिख लो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। एक वो लिख लो बेटा Fs मैक्स सबसे ज़्यादा होता है, ऑर्डर लिख लो, फिर F के होता है, फिर Fs होता है। Fs मैक्स सबसे ज़्यादा होता है, फिर F के होता है, फिर Fs होता है। इनके बारे में और पढ़ेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लिखाऊंगा पढ़ने के बाद। Fs मैक्स ग्रेटर देन होता है F के और Fs। फिर अब देखो बेटा सुनो ध्यान से सब बच्चे, बेटा फ्रिक्शन है ना हमारे पास में तीन टाइप का होता है। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। होता क्या है बेटा, सुनना मेरी बात को, फिजिक्स ये बोलती है कि मान लो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, नेट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो ऑब्जेक्ट कन्फर्म है मूव करेगा, कन्फर्म है मूव करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कई बार थियोरेटिकल फिजिक्स गलत होने वाली हो जाती है, लेकिन होती नहीं है, वो एक अलग बात है। कि मान लो ये 3 kg का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आके कोई छोटा सा बच्चा जो है इसको पुश करना चाह रहा है, लेकिन ये पुश नहीं हो रहा है ना। ये 3 kg का बॉक्स है, इसको पुश करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पुश नहीं हो रहा। तो मान लो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं। मान लो 10 kg का नहीं 30 kg का ले लो, बस ये 30 kg का। अब बताओ क्या ये बच्चा फोर्स नहीं लगा रहा है, क्या लगा रहा है।
तो फिर फिजिक्स गलत हो गई। फिजिक्स तो ये बोलती है फोर्स लग रहा है तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये बच्चा फोर्स लगा रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली इधर है ना एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बताओ क्या नाम है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बताओ अप्लाइड फोर्स इधर है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। इस कंडीशन में क्या है कि एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एस के क्या है, इक्वल है। तो एफ एक्सटर्नल को बैलेंस कौन कर दिया, एफ एस, क्योंकि अपोजिट हो गया। अरे बोलो ना यार, इसलिए ये ऑब्जेक्ट चल नहीं पा रहा है। बोलो बात समझ आ गई बेटा। एक और चीज याद रखना कि जो वहां एरो करके लिख लेना मेंशन, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। मतलब ये सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। कैसे, सुनना। अगर मान लो मैंने 10 न्यूटन लगाया ना इधर, तो ये ऑटोमेटिकली कितना लग जाएगा, 10। मैंने यहाँ 20 लगाया तो ये ऑटोमेटिकली कितना लग जाएगा, 20। मैंने यहाँ 30 लगाया तो ऑटोमेटिकली क्या लग जाएगा, 30। लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, एफ एस मैक्स जितनी। कितनी हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जितनी। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, समझना बेटा प्लीज़, एक बार समझना। ये कौन सा फोर्स होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। बताओ क्या होता है ये, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन एक बात बताओ, हम तो ये मान के चलते हैं ना कि उसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना, उसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना। तो हम बोलेंगे यस बिल्कुल होगी, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने मान लो यहाँ पर 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कितना लग जाएगा, 2 न्यूटन। अगर हमने यहाँ पर 3 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कितना लग जाएगा बेटा, 3 न्यूटन। अगर हमने यहाँ पे 6 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कितना लग जाएगा, 6 न्यूटन। क्या मैंने गलत बोला क्या यार बेटा? क्या प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। आप इस बात को और समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा एक एक को बहुत अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, ये सारी बात आपके समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, फिर आप बोलोगे सर ऐसे तो कभी ये ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, क्योंकि जितना लगाओगे उतना ये लगता जाएगा। नहीं, इसकी भी एक लिमिट होती है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन सर पता कैसे लगती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू? तो मैंने आपको इसलिए तो फॉर्मूला बताया, एफ एक्स मैक्स इक्वल टू, आप बताओ क्या बताया था मैंने, म्यू एस एन। अब ये क्वेश्चन में हमें पता लग जाए कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, एन तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये एन ऊपर लग रहा है और एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। बोलो ना यार। तो एन तो हम निकाल लेंगे कैसे भी कर कराके। तो बताओ म्यूस गिवन है, एन गिवन है, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जिससे हम ये बता सकते हैं कि इतने फोर्स तक अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा? लेकिन कभी भी अगर मिनिमम वो बोले ना कि वो आप एक्सेलेरेशन बताओ, मिनिमम बताओ, मैक्सिमम बताओ, वो एक्सेलेरेशन बताओ जिससे ऑब्जेक्ट चलना लग जाए, कर जाना, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये वाला एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन। बोलो ना यार, बताओ ना बेटा। अब ये मैक्सिमम है तो सिंपल सी बात है, एफ एस तो क्या है, इससे छोटा है। अरे इससे छोटा है ना, क्या मैं एफ एस को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एस मैक्स? अरे ऐसे लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों एफ एस, अब एफ एस की वैल्यू क्या है, म्यू एस एन। तो देखो पहले ये लिखवाया था मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में कि एफ एस है जो लेस देन होता है किससे, म्यू एस एन से। तो ये डायरेक्टली ध्यान रखना है आपको कि एफ एस जो है वो लेस देन होता है किससे, म्यू एस एन से। और एफ एस जो मैक्स है वो इक्वल होता है किसके, म्यू एस एन के। और एफ के जो है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के एन के। बोलो ना यार। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बोलो क्या, लिमिटिंग। ये आपको याद रखना है, 3 फ्रिक्शन है, 3 फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। आप ये ध्यान रखना, जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, हम इनका क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ बनाते हैं। इधर मैं फ्रिक्शन लेता हूं, बताओ क्या ले रहा हूं, इधर फ्रिक्शन, और इधर क्या ले रहा हूं मैं, फोर्स। तो बेटा इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस प्रकार का आता है, ध्यान रखना। इसका ग्राफ यहां पर जो है ना, यहां से यहां तक है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। बताओ क्या है बेटा, मतलब ये यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। बोलो ना यार। और ये ऊपर टॉप दिख रहा है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये जो टॉप दिख रहा है ना बेटा आपको, ये किसका टॉप है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। बताओ कौन सा फ्रिक्शन है, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ एस मैक्स। ये ग्राफ याद रखना डायरेक्ट है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये डीप पे नहीं है, इनसे कोई अप्लाइड क्वेश्चन आते नहीं है। और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना बेटा, ये है आपका क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बताओ सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन है, एफ एस मैक्स। फिर कौन आया, एफ के। सबसे कम कौन है, एफ एस। और एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो क्या आ रहा है बेटा, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो एक काम करो, स्टैटिक फ्रिक्शन में 2-3 पॉइंट और बढ़ा लो, वहां पे साइड में एक चीज और लिख लो। ये याद करने की बेटा, डायरेक्ट आ जाए तो लिख लेना। पहले तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है वो लिख लो, उसके बाद में लिख लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कहीं भी लिख लो फॉर्मूला टाइप से।
स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि आप ये ग्राफ देखो ना बेटा, अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और तभी तो ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। बताओ ना प्यारे बच्चों, क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है। तो ये चीज़ आप और ध्यान रखना स्टैटिक फ्रिक्शन में कि क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक काइनेटिक फ्रिक्शन में एक लाइन और भी बढ़ा लो। देखो आप ये सोचो, सुनो बेटा, देखो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ग्राफ से देखो, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो लिख लो बेटा, फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड वन सरफेस, फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड वन सरफेस काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड वन सरफेस काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, फॉर वन ऑब्जेक्ट एंड वन सरफेस काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। अब हम है ना बेटा एक बार है ना फ्रिक्शन को लेकर एफबीडी बनाते हैं, फ्रिक्शन को लेकर क्या बनाते हैं और उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप वो भी सीख जाओ अलग अलग फॉर्मेट में। देखो अब सपोज दैट प्यारे बच्चों, अब हमें क्वेश्चन किस प्रकार दे रहा है, टाइप बता रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टाइप। अब जितना पढ़ा है ना वो इनबिल्ड कर रहा हूँ मैं, किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ, मतलब मिक्स करके क्वेश्चन हम जो है वो बात कर रहे हैं। हमारे पास में बोल रहा है कि है ना ये एक टेबल है और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये पुली है और ये इस प्रकार से जो है ना क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर एक मास अटैच, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, मास अटैच। तो ये मास अटैच हो गया, यहाँ पे एम, यहाँ पे भी मास अटैच हो गया एम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि इसको m1 मान लो और इसको क्या मान लो, m2। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू के, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू के। इसका मतलब चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये नीचे आ रहा है और ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। बोलो ना यार, इस काम में एफबीडी बनाना है और इक्वेशन बनानी है। बोलो क्या बनानी है, इक्वेशन। जितनी इक्वेशन बन सकती है यहाँ से वो बनाएंगे, और दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, वहाँ से कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी बिल्कुल सामान्य सी बात है, क्योंकि हमें पता है ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करें। तो इसके अंदर चेक करो, 7 फोर्स मैंने आपको बताए, क्या mg लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। क्या टेंशन लग रही है, बिल्कुल लग रहा है। क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा, नहीं, क्योंकि ये सरफेस नहीं है। क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नहीं। क्या एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, नहीं। क्या अपथ्रस्ट लग रहा है, नहीं। क्या स्यूडो लग रहा है, नहीं, कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, और ये वाला फोर्स क्या है, कम है। तो ये वाला फोर्स ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा, बोलो यस और नो। बेटा ये क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a। अब समझो इसके लिए आ जाओ, इसमें भी ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है प्यारे बच्चों, म्यू के। मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, देखो इसकी इक्वेशन बना ली, अरे बना ली ना। आपको मेन आनी चाहिए इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बन गई तो सोल्व तो फिर कर ही लोगे। गणित तो आपको आती है, मुझे पता है, आप वो चारों गणित के अंदर। तो अब सुनो ध्यान से, अब इसके अंदर ऑल फोर्स लगाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स यस सर लगेगा, m2g कहाँ लगेगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यस सर लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट कहाँ लगता है, ऊपर, तो ये n लगेगा। बोलो ना यार, गलत बोला मैंने। और डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बताओ बात समझ आ गई। दूसरा टेंशन यस, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तीसरा फोर्स फ्रिक्शन, हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। अब ये इधर जा रहा है तो किधर लगेगा, पीछे लगेगा। हालांकि सरफेस के यहाँ लगता है फ्रिक्शन, लेकिन आप फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ लगा दो, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है ना। चलो मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने क्यों लगा दिया, वैसे यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रिक्शन लगता है सरफेस, दोनों को टच है ना वहाँ पे पीछे, अपोजिट टू मोशन। लेकिन आपको पता है किसी भी एक वेक्टर को उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है, बशर्ते उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं है। बोलो ना यार, यहाँ सुंदर लग रहा है ना, तुम बता दो नहीं लग रहा है क्या सुंदर। यहाँ से यहाँ ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए यहाँ लगाएंगे, लेकिन लगता नीचे। आप ये मान के चलना। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, क्या यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा है, नहीं। क्या यहाँ स्यूडो लग रहा है, नहीं। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, नहीं। अब लेकिन इक्वेशन एक साथ नहीं बना सकते ना हम ये देखेंगे चल किधर रहा है, इधर चल रहा है, तो इधर वाली इक्वेशन बनेगी। बोलो ना यार, तो इधर वाली इक्वेशन क्या हो गई, टी कौन है, ज्यादा है किससे, एफ के से। तो क्या हो जाएगी यहाँ इक्वेशन, टी माइनस एफ के इक्वल टू m2a। बताओ रोल प्ले कौन आ गया, फ्रिक्शन।
लेकिन इक्वेशन बनाने का तरीका तो हमारा वही है भाई, नियम तो हमारा वही है। हमने तो केवल एक फोर्स बढ़ाया है, बाकी तो कुछ ही नहीं किया, तरीके तो वही है ना। अब हमें पता है T माइनस ये हो जाएगा म्यू के एन, और ये क्या हो जाएगा M2A। बताओ यहाँ तक समझ में आए क्या? अब समझो आप यहाँ पर n भी आ गया, बोलो क्या आ गया n जो कि पता नहीं है। अभी आप थोड़ी देर पहले ये सोचते थे ना कि सर हम ये वाली इक्वेशन तो बनाते ही नहीं है, क्यों नहीं बनाते, काम क्यों नहीं आती? अब काम में आएगी ना, अब मजबूर ये निकालना पड़ेगा। तो n कहाँ से निकालेंगे बताओ? ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। बताओ इसकी ये इक्वेशन, लेकिन इसकी ये इक्वेशन बाकी है। अच्छा ये काम में नहीं आती तो बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन देखो नहीं चाहते हुए भी n आ गया, बोल दो ना यार। तो यहाँ इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी बोलो ना सर? ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। दिमाग यहाँ नहीं लगाना है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद से मतलब नहीं है, प्रेजेंट पोजीशन का ध्यान है। तो बताओ n किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? M2G। और n की वैल्यू यहाँ हम क्या कर देंगे, पुट कर। मतलब यहाँ से कितनी इक्वेशन बन गई, तुम तो ये मान के चलो 3। कितनी बन गई? 3। अब 3 में से वो कुछ भी अननोन दे, 3 में से कुछ तो देगा वो नॉन और कुछ देगा अननोन, लेकिन अननोन की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास में कितनी है? 3। क्योंकि मैथ ये कहती है कि जितनी अननोन है उतनी ही क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास में अननोन की संख्या कितनी से ज़्यादा नहीं हो सकती? 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। हो सकता है एक ही अननोन दे दें, हो सकता है 2 दे दें। बताओ क्या ये वाला पैटर्न आप लोगों के समझ में आया है क्या बेटा? पक्का समझ में आ गया? चलो एक बार की बात करो कि मानो अब ऐसे हैं, अब मामला ऐसे है, यहाँ पर ये m ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आ रहा है नीचे, कहाँ आ रहा है? नीचे। ये नीचे आ रहा है a एक्सीलेशन से, बोल रहा है कि इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, वो है म्यू के। बोलो फ्रिक्शन क्या लग रहा है? म्यू के। चल रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा स्वाभाविक है, और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा भाई? म्यू के लगेगा। क्या गलत बोला मैंने? अब प्यारे बच्चों वो ये ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, तो ऑल फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब आपको पता है mg हमेशा क्या लगता है? स्ट्रेट डाउनवर्ड, चाहे से ऑब्जेक्ट कैसे भी रखा हो, ऐसे नहीं लगेगा mg ऐसे लगेगा। ये एंगल है हमारे पास में थीटा। बोलो प्यारे बच्चों, एक लगेगा इस पे n, ये n लग गया। सर n ऐसे क्यों लगा? क्योंकि n की डायरेक्शन मैंने बताया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो प्यारे बच्चों अभी सरफेस ये वाली है, तो इस वाली के क्या लग गया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बताओ समझ में आ गया क्या बेटा? अब आप ये समझो कि सर फ्रिक्शन की बात कर लो, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कोई बात नहीं, वो आप इसके यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, एक ही बात है ना बेटा? अरे बोल दो यार। चलो फ्रिक्शन लग गया, इसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और mg हो गया। एक्सटर्नल फोर्स कोई हमें दिया नहीं है, टेंशन यहाँ पे लगेगा नहीं, इसके बाद में बेटा अपथ्रस्ट लगेगा नहीं और स्यूडो लगेगा नहीं। सारे फोर्स चेक कर लो, कोई छूट नहीं जाए, 6-7 फोर्स है टोटल, चेक करके देख लो, ठीक है। अब समस्या ये है कि वही, क्योंकि अब हम यूज्ड टू हो गए, हम पढ़ रखे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो एंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ये mg लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो डायरेक्ट इधर लिखता कि यहाँ mg cos थीटा आएगा और इधर आएगा mg sin थीटा, जब इस mg के कंपोनेंट करेंगे तो। क्या यार गलत बोला क्या यार मैंने? क्योंकि आपको पता है ये सिखाया था ना मैंने बहुत अच्छे से। मैं तो कह रहा हूँ आप mg लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आप डायरेक्ट यही लगाओ। मतलब mg कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2। अब हमें mg से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास में 1 2 3 4 फोर्स बच गए। कितने फोर्स बन गए? 4। तो हम इक्वेशन बना दें, तो इक्वेशन बनाएंगे तो प्यारे बच्चों देखो अब समझो बात को, ये नीचे आ रहा है, तो बताओ हमारे पास में अलोंग टू इस लाइन पे जो है ना कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। कितने लग रहे हैं भाई? 2। एक कौन सा लग रहा है? mg sin थीटा, और एक कौन सा लग रहा है? fs। बताओ ना यार। तो बताओ क्या करेंगे? नीचे आ रहा है तो बताओ क्या होगा? mg sin थीटा क्या है? ज्यादा है, तो mg sin थीटा माइनस एफ के, fs की जगह क्या लगा दो? एफ के। बोलो ना यार। और इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा बेटा? एम ए। अब एफ के की वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो? mg sin थीटा माइनस एफ के क्या हो जाएगा बेटा? म्यू के एन, और इधर क्या हो जाएगा बोलो? एम ए। बताओ ये इक्वेशन बनाई जो समझ में आ गई क्या आप लोगों को? यार देखो ना यार कितनी आसान तरीके से बनी है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप एक और चीज देख लो, अब ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना दीवार, इसको सरफेस को तोड़ के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब n किसके इक्वल हो जाएगा? mg cos थीटा के। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। क्योंकि मैंने एक बात बताऊं, इसके अलोंग जो है ना, इस लाइन के अलोंग ये किस में है? रेस्ट में, इस लाइन के अलोंग। और रेस्ट के इक्वेशन मैंने बता रखा है कि दोनों अपोजिट फोर्स को क्या कर दो? सेम कर दो। बोलो ना यार। और इस लाइन के अलोंग क्या है? ये मोशन में है। इस लाइन के अलोंग क्या है भाई? ये मोशन में है। मोशन की इक्वेशन बनाने की विधि आपको बता रखी है,
मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू विल बी इक्वल टू एम ए। अब बताओ इन दोनों डायग्राम में कोई समस्या है क्या बेटा? क्लियर है? कॉपी करो। देखो बेटा ध्यान दीजिए, सब अच्छे हैं ना, एक्टिव हो गए, ध्यान दीजिए। अगर आगे बात करें, एक आता है हमारे पास में स्प्रिंग फोर्स। बताओ क्या आता है बेटा? स्प्रिंग फोर्स। बिल्कुल आसान है, स्लो आता है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो ये देखो कि हमारे पास में मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन। बताओ क्या बोलते हैं इसको? मेन पोजीशन। इसको बोला जाता है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब ये है कि अभी ना तो इसमें कंप्रेशन है ना ही क्या है एक्सप्रेशन है, ये जहां है इसका लास्ट एंड पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं मेन पोजीशन। बताओ क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब आप समझना, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। दो स्थितियां यहां पे हो सकती है, या तो मैं क्या कर दूं बेटा, इसको एक्सप्रेस कर दूं, या फिर क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं। मान लो मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं, ये लो यहां लिया है, इसको मैंने कंप्रेस, बताओ कितना किया बेटा? एक्स कंप्रेस कर दिया। बताओ क्या कर दिया? मान लो मैं इसको एक्सप्रेस कर दूं, ये लो कितना कर दिया? एक्स। दो स्थितियों पे बात कर रहे हैं अपन बेटा। सिंपल सी बात है, जब मैं इसको है ना पुश करूंगा यहां से, यानी कि कंप्रेस करूंगा, जो ही छोड़ूंगा तो ये वापस आएगा। बताओ कंप्रेस कर रहा हूं वो तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं छोड़ रहा हूं तो फोर्स इसका मतलब किस में लग रहा है? स्प्रिंग में। इस फोर्स को जनरली हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं। यानी कि अभी जो फोर्स लग रहा है ना, इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग रहा है। बोलो ना यार, एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसा लग रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसे। और जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ये पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही नहीं है ना हमें तो कौन सा पढ़ना है? जो स्प्रिंग में लग रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस के एक्स। बताओ क्या होता है बेटा? माइनस के एक्स। माइनस यहां पे ये शो करता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और एक्स क्या है इसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट। बोलो एक्स क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार से एक बात बताओ, मैंने इस स्प्रिंग को ऐसे खींच लिया, एक्सप्रेस कर दिया, अब बताओ क्या होगा? जो ही छोड़ूंगा वापस ही जाएगी, तो वापस कौन से फोर्स की वजह से जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स की। यानी कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है? ऐसे। बोलो ना यार, ये एफ आर की डायरेक्शन हो गई। वही एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? के एक्स, यानी कि माइनस के एक्स। माइनस क्या शो कर रहा है बेटा यहाँ पे? रिस्टोरिंग फोर्स को। इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। बताओ क्या बोलते हैं इसको? हुक्स लॉ बोलते हैं इसको। यानी कि हुक्स ने बताया था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बताओ हुक भाई साहब ने क्या बताया था? कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट आप जितना ज़्यादा करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट क्या है बेटा? के। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बताओ क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मान लो आपके पास में बेटा चांदी है, बताओ क्या है बेटा? चांदी। तो चांदी के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। अगर आपके पास में मान लो लोहे का तार है, तो लोहे के तार में या लोहे की स्प्रिंग में जो है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? अलग होगी। बताओ ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पे डिपेंड करता है। और एक्स क्या है यहाँ पर बेटा? एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और ये तो आपका क्या हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। बताओ ये किसने बताई थी? हुक्स। बताओ बात समझा गई क्या? अब बस स्प्रिंग फोर्स। अच्छा एक और चीज़ है, इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो आपको पता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ बनाओ। एफ इधर ले लो, एक्स इधर ले लो। अरे बोलो ना यार। अब आप एक समझो कि वाई, इसको वाई से कंपेयर कर लो। वाई इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। बताओ ना यार। तो वाई इक्वल टू जब एम एक्स प्लस सी होता है तो यहाँ पे प्लस तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे एक तरह से एफ वाई है और एक्स एक्स है, तो बताओ सी तो कुछ है ही नहीं, तो सी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? जीरो। अब बताओ जो स्लोप है वो क्या रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो बोलो ऐसे आता ही नहीं आता है? बताओ ना यार। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव में। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव में। यानी कि ये कंप्रेशन का है और ये एक्सप्रेशन का है। ये ध्यान रखना बेटा। अगर कंप्रेशन आ जाए तो ये वाला पार्ट आएगा, और एक्सप्रेशन आ जाए तो ये वाला पार्ट आएगा। बताओ क्या ये फॉर्मल तौर पे ये समझ में आ गया क्या? बाकी तो मेन कहाँ से समझ में आता है आप भी जानते हो।
क्वेश्चन से समझ में आता है, ठीक है ना। टॉपिक थ्योरी नाम पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन तो है क्वेश्चन से समझ में आएगा। इसको कॉपी कर लो, फिर आप फ्रिक्शन और स्प्रिंग की क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे।